जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री में कि कैसे मुगल सत्ता का पतन होता है और विभिन्न राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। मैंने ये बताने की कोशिश की कि जब भी कमजोर सत्ता केंद्र में आएगी तो राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। जब तक आपको नौकरी नहीं मिली है तब तक घर में आपको अपने माँ बाप की सारी बातें माननी पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही आपको सर्विस मिल जाती है ऐसी स्थिति में माँ बाप को आपकी बातें माननी पड़ती हैं। कमजोर केंद्र सदैव राज्य पर नियंत्रण खो देता है और याद रखिएगा, सत्ता सदैव पावर के आसपास ही चलती है। हमने ये बात समझाने की पूरी कोशिश की कि षड्यंत्रों के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, सही रणनीति के न होने के कारण, इतिहास के उन कालखंडों में जहां राजा का लड़का राजा नहीं बन पाया, वहीं सामान्य घर में तैयारी करने वाले लोग जैसे हैदर अली, छत्रपति शिवाजी महाराज, रवि वर्मा, राम वर्मा, मार्तंड वर्मा, ऐसे क्षेत्रीय राजा भी हुए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रह करके राष्ट्र को नए शिखर तक पहुंचाया। एंशियंट काल की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला चक्रवर्ती राष्ट्र निर्माता था, क्योंकि चाणक्य ने पहली बार भारत को विरासत में एक बड़ी पृष्ठभूमि हैंडओवर की थी। जिस ईरान तक हमारी सीमाएं जाती थी, 4-4 राज्य हमको दहेज में मिले थे, उस भारत को अगले कई दशकों तक गुलाम रखा गया। क्या गुलामी में हमने सिर्फ खोया है या कुछ पाया भी है? अगर पाया है तो क्या पाया है? जो पाने की कंडीशंस हैं उसी को हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास कहते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का मतलब है भारत का संवैधानिक इतिहास। हुआ यह कि 1770 में कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी ब्रिटेन की संसद के सामने कटोरा लेके पहुंच गई कि मुझे कुछ सहायता दिया जाए, क्योंकि हम क्षेत्रीय युद्धों में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं और हम आर्थिक रूप से राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो गए हैं, और राजनीतिक गतिविधियां अगर अर्थव्यवस्था को इग्नोर करके चलती हैं तो सदैव उस राज्य का पतन होता है। मैंने बताया, जरूरत से ज़्यादा खर्च ने शाहजहां को, जहां स्वर्णकाल तो बताया गया, लेकिन शाहजहां के कार्यकाल से एक राजनीतिक अनुशासन या राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में असफल घोषित किया। औरंगजेब ने उसको और बढ़ावा दिया और बाद में बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम ने उसे एक झील में परिवर्तित कर दिया और जिसमें पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में भारत का संवैधानिक इतिहास देखेंगे। चूंकि भारतीय संविधान हमारी प्रायोरिटी में रहता है, तो ये कैसे अस्तित्व में आया इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहली बार जब कंपनी पैसा मांगने के लिए ब्रिटिश संसद के पास पहुंची, तो कोई भी देश 4 चीजों पे चलता है। एक, संविधान, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये 4 चीजें अनिवार्य रूप से रहती हैं। संविधान या परंपरा भी कह सकते हैं, अगर ब्रिटेन के संदर्भ में देखेंगे कस्टम। संविधान जहां चुप होता है वहां हम परंपराओं का सहारा लेते हैं। संविधान सर्वोच्च होता है, जो लिख दिया गया है उसके इधर उधर सोचना ही नहीं। एक्ट जो पार्लियामेंट हमको बना करके दे देती है। रूल्स जो एग्जीक्यूटिव बनाती है और बाद में पार्लियामेंट से समर्थन लेती है। रेगुलेशन जो प्रशासन को कार्य करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तय किए जाते हैं और पार्लियामेंट जिसकी अनुमति दे देती है। तो प्रत्यायोजित विधायन भी इसी को कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यह बनाया जाता है और बाद में इसे संसद अनुमति दे देती है। और ऐसे ही प्रावधान को लेकर के जब प्रशासन के सामने ब्रिटिश कंपनी पहुंची, तो एक तरफ अमेरिका में आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता को लेकर के। इन 1770 के बाद अमेरिका में मूवमेंट तेज हो गए थे, वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और वहां से एक फीडबैक आ रहा था कि अमेरिका में 13 कॉलोनियां थी, देयर वाज 13 कॉलोनीज इन अमेरिका, और जो 13 कॉलोनियां थी उसको ब्रिटेन ने बसाया था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटेन। और जब ब्रिटेन ने बसाया था तो वहां कोई लग्जमबर्ग से बस रहा है, कोई ब्रिटेन से, कोई स्पेन से, कोई जर्मनी से, कोई पुर्तगाल से। तो ये जो जाकर के ब्रिटेन के आसपास पड़ोस के 28 देशों के नागरिक जाकर के अमेरिका में बस गए, व्यापार करने लगे,
तो इन्होंने आपस में शादियां भी की। चूंकि संविधान अमेरिका का लिखा नहीं गया था, ब्रिटेन की तरह से ही अलिखित संविधान था, लेकिन बसाया उसे ब्रिटेन में था। लेकिन इस बात को तभी तक माना गया जब तक पहली पीढ़ी वहां पर कॉलोनी निर्माण करने में संलग्न थी। मान लीजिए किसी लड़के की शादी जर्मनी के लड़के से हुई, लड़का ब्रिटेन का है, लड़की जर्मनी की है, तो जो लड़का पैदा होगा वो पूरी तरह से ब्रिटेन के प्रति लायल नहीं होगा, उसका कुछ झुकाव जर्मनी की तरफ जरूर होगा। और दो ऐसे जोड़े जो लग्जमबर्ग और स्पेन के हैं, वो ब्रिटेन की तरफ लायल क्यों होंगे? तो एक बड़ा वर्ग है जिसने ब्रिटेन के उत्तरदायित्व को मानने से, अकाउंटेबिलिटी को मानने से मना कर दिया। और अमेरिका में एक मूवमेंट चलने लगा, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। अगर हमारा प्रतिनिधित्व ब्रिटेन में नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे। यही भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण होने लगा तो एक आर्टिकल आया 265, जिस चीज का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं होगा उसे भारतीय उसके बिना हम कोई टैक्स नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए सर्विस टैक्स में बहुत सारे संशोधन करने पड़े, निगेटिव लिस्ट जारी करनी पड़ी। इसका मतलब है कि संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया में जो पहला कदम था प्रशासन ने उठाया, कहा हम आपको पैसा देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उस पैसे को देने से पहले आपको कुछ बॉन्ड्स भरने होंगे। और वो बॉन्ड्स क्या था? रेगुलेशन का। पहली बार प्रशासन ने कंपनी को सरकार के प्रति प्रतिबद्ध बनाया, नहीं तो उन्हें डर था कि कहीं अमेरिका की तरह ये भी हमारे किए गए उपकारों को मानने से मना कर दें। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूं। ऐसे ही एज इट इज आप पढ़िएगा तो कोई भी किताब आपके साथ वार्तालाप करेगी। इन्होंने किया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। दे इश्यूड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और ये वो एरिया है जहां से प्रश्न आना ही आना है। क्योंकि अगर आपने इसे नहीं समझा तो भारतीय संविधान को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हमारे संविधान का इतिहास की नींव रखी जा रही है। इन्होंने क्या किया? भारत और ब्रिटेन दोनों जगह कंपनी के संविधान में परिवर्तन किया गया। इन इंडिया एंड ब्रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी वाज चेंज्ड। कंपनी के संविधान को ब्रिटेन और भारत दोनों जगह बदल दिया गया। और क्या किया गया? वोटिंग राइट्स, वोट देने का अधिकार, इसे भी आप नोट करते जाइएगा। वोटिंग राइट्स, वोट देने का अधिकार। जो कंपनी में 1000 पाउंड का चंदा देता था उसी को वोट देने का अधिकार किया गया। अब हर कोई कंपनी में निर्णय में क्या करता था? भागीदारी नहीं लेता था। इसे कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया। समझ पा रहे हैं आप? मैं समझा पा रहा हूं? एग्जैक्टली यही हुआ था। अब जो पैसा देगा वही निर्णय लेगा, और कितना? 1000 पाउंड। क्लियर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखिएगा ये एक प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। तो यहां क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बैठता था। बंगाल में स्थितियां अभी ब्रिटेन की कंपनी के नियंत्रण में आ रही थी। प्लासी का युद्ध कंपनी जीत चुकी थी, बक्सर का युद्ध कंपनी जीत चुकी थी, इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में की जा चुकी थी, मुगलों के सक्सेसर के रूप में कंपनी स्थापित हो गई थी। अब कंपनी को एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए थी, और वो मिलनी चाहिए थी कहां से? उसकी पार्लियामेंट से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब तक प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलती है तब तक कोई अनुमति किसी भी चीज को वैलिडेट नहीं करती। भारत की सर्वोच्च अथॉरिटी मुगल्स थे, और मुगलों को इन्होंने परास्त करके उनसे जबरदस्ती अपने लेजिटिमेसी पर क्या कर लिया था? मुहर लगवा लिया था। ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या का, जो डायरेक्टर्स का मतलब था कि जो भी डायरेक्टर्स होते थे उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था, इसे बढ़ा करके 4 साल का कर लिया गया। अभी समझा रहे हैं। और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ा करके 24 कर दी गई कि कितने डायरेक्टर्स होंगे कंपनी में। तो नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 24। बंगाल में एक प्रशासन मंडल की स्थापना हुई। कॉलिगेट गवर्नमेंट वर एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। बंगाल में एक प्रशासनिक मंडल का निर्माण किया गया। प्रशासन कहते किसे हैं? प्रधन शासन। जो शासन को चलाने का सर्वोत्तम विधा हो उसे प्रशासन कहते हैं। द बेस्ट वे टू गवर्निंग द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रशासन शासन को चलाने की सर्वोत्तम विधा का नाम है।
तो एक प्रशासन मंडल की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष था और 4 और अन्य सदस्य उसमें शामिल थे। तो प्रशासन मंडल में पूछा जाए कितने लोग थे, तो अध्यक्ष सहित 4 लोग। बात समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, अपेक्स कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। पहली बार भारत में ये। और एलिजा एम्पे क्या बनाए गए, पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय। इस तरह से ये प्रावधान किया गया, एक सर्वोच्च न्यायालय का भारत में प्रावधान किया गया। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगी, अभी तो हम संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, क्यों? अमेरिका के मूवमेंट से जो फीडबैक मिल रहा था ब्रिटेन को, उसने भारत में एग्जीक्यूट किया उसको सुधारने के लिए। ब्रिटेन में तो इस बात का अनुभव ही नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देगा तो कैसे क्या होगा। और अमेरिका में क्या यही चीज तो लड़ाई चल रही थी कि कौन किसके पास कितनी शक्तियां होंगी जो ब्रिटेन जैसी ना हो। तो ब्रिटेन कुछ तो अमेरिकी मॉडल और कुछ ब्रिटेन, दोनों को मिला जुला स्वरूप भारत में प्रस्तुत कर दिया। इसने कहा एक संविधान होगा, कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, डायरेक्टरों की संख्या 24 होगी, इनका कार्यकाल 4 साल का होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो देखेगा कि कैसे जस्टिस स्टैब्लिश किया जा रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कमी क्या थी कि जो हमें अगले ही कुछ वर्षों में संशोधन लाना पड़ा। कमी ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल, बंगाल में क्या किया गया, एक गवर्नर जनरल की स्थापना की गई, ठीक है। बंगाल में, बंगाल का जो गवर्नर था वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, ठीक। तो इस तरह से गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां आपस में टकराने लगी। मान लीजिए गवर्नर जनरल ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो प्रश्न था किसकी बात को माना जाए, सर्वोच्च न्यायालय को वरीयता दिया जाए या गवर्नर जनरल को। अगर हर प्रशासनिक निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय रोक लगाता रहा तो भविष्य में निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियां पूरी तरह से परिभाषित नहीं की गई थी। द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अपेक्स कोर्ट एंड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स वर नॉट डिस्क्राइब्ड क्लियरली, पूरी तरह से इनको डिफाइन नहीं किया गया था। आगे देखते हैं। इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट 1781 आया, संशोधन अधिनियम 1781 आया। ये संशोधन अधिनियम क्या है? पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सिविल सर्वेंट को नहीं रखा गया, अर्थात सिविल सर्वेंट अपने किसी कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां पहली बार परिभाषित की गई। द पावर्स ऑफ अपेक्स कोर्ट वाज फर्स्ट टाइम डिफाइंड। क्लियर? भारतीय परंपराओं को ध्यान में रख करके सर्वोच्च न्यायालय को अब निर्णय देना होगा, ये बात कही गई। इंडियन कस्टम्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, जिससे भारतीयों के असंतोष को कम किया जा सके। क्यों? आप फिर कनेक्ट करिएगा पीछे। क्लाइव 1765 से 67 बंगाल का गवर्नर, इसने द्वैत सिस्टम लागू किया, दीवानी अपने पास, निजामत निजाम के पास, कलेक्शन अपने पास और सुनवाई का अधिकार निजाम के पास। इसी को निजामत कहा जाता है और दीवानी कहा जाता है। ऐसे में भारतीय राज्य सूख रहे थे पूरी तरह से, विद्रोह की संभावनाएं बढ़ गई थी। इस वजह से क्या कहा गया, रिलैक्स। क्लाइव को वापस बुलाया गया और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या कर लिया गया, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो पहले रिलैक्स, फिर पीछे से फंदा डाला गया जिसका नाम क्या था, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इस तरह से पहली बार यह व्यवस्था किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के अधिकार को परिभाषित किया गया। क्लियर? आगे देखते हैं। जो कमियां थी उसको खत्म करने की कोशिश किया गया। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपको बहुत कम मिलेगा इसका नाम, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर ये बिल, इंडिया बिल ऑफ फॉक्स, भारत के विषय में फॉक्स ने, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स, इनकी मिली जुली सरकार थी। अगर ये बिल पास हो गया होता, फॉक्स ने इस बिल को प्रस्तुत किया था, अगर ये बिल पास हो गया होता तो भारत में कंपनी का शासन 1858 तक चलता ही नहीं। भारत में कंपनी का शासन 1783 में ही खत्म हो गया होता। क्या बिल था, जानना जरूरी है।
याद रखिएगा, मिस्टर फॉक्स ने एक बिल प्रस्तुत किया कि भारतीय कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनको हटा देना चाहिए। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शुड बी रिमूव्ड, इनको हटा देना चाहिए। इनके स्थान पर 7 कमिश्नरों की नियुक्ति होनी चाहिए। 7 कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड, कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड। और 9 उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर्स जो है नियुक्त होने चाहिए। इन्हीं के हवाले पूरा का पूरा प्रशासन भारत का कर देना चाहिए। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शुरू में उसमें 217 सदस्य थे, जिसमें स्वयं एलिजाबेथ इसकी मेंबर थी, और हाउस ऑफ कॉमन्स के ज्यादातर सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना शेयर रखते थे। तो ऐसे में क्या व्यवसायिक हितों के विरुद्ध लोग जा करके इस बिल को पास होने देते? किसी कीमत पर नहीं। और वही हुआ। पहली बार मिली जुली सरकार लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की भारतीय मुद्दे पर गिर गई थी। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए कि किस भारतीय मुद्दे पर पहली बार ब्रिटेन में सरकार गिर गई थी, तो दैट मैटर इज फॉक्स बिल ऑन इंडिया। भारत के मुद्दे पर जो फॉक्स ने बिल प्रस्तुत किया था कि सभी डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाए, इनके पदों को, केवल कमिश्नर्स भारत का प्रशासन देखेंगे, अगर इस बात को मान लिया जाता तो 1783 में ही कंपनी का शासन खत्म हो जाता। लेकिन इस मुद्दे पर क्या हुआ, ब्रिटेन में ब्रिटेन की सरकार गिर गई कि नो इट इज नॉट पॉसिबल। कारण उनके अपने हितों का नुकसान हो रहा था। समझ पा रहे हैं आप? फॉक्स बिल। ठीक। इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट। ज्यादातर किताबों में आपको ये मिल जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब है 1784 में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब कंपनी पर शिकंजा कसा जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होगी। अब जैसे जैसे पार्लियामेंट का रूल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी को रेगुलेशंस के साथ रूल्स भी सिखाए जाएंगे। और जब रूल्स सिखाए जाएंगे तो यहीं से नियंत्रण की संभावनाएं अब संसद तक और फिर संविधान तक पहुंचेंगी। आप देखेंगे 1783 में अमेरिका आजाद हो चुका है। उनके सामने एक नया अनुभव ने जन्म ले लिया है। अमेरिका में नए संविधान का निर्माण हो रहा है, एक एक बातें स्पष्ट की जा रही हैं। वहां पे ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस पराजित होकर के ब्रिटिश संसद में वापस आ चुका है। उसे भारत भेजने की तैयारी हो रही है। और जब वो भारत आएगा तो कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करेगा, अर्थात न्यायालयों की स्थापना होगी। सिविल संहिता का निर्माण करेगा, जिससे प्रशासनिक सेवा जन्म ले सकेगी। और जो ब्रिटेन के प्रति क्या होगी, लायल होगी, आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज का निर्माण। कॉन्वेंटेड सिविल सर्वेंट, जो उनके प्रति समर्पित हों, ऐसे सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। मैं बात समझा पा रहा हूं? अगर समझा पा रहा हूं तो ऐसे इतिहास पढ़िए। ठीक है। इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 कमिश्नरों के नियुक्ति की बात की गई। 6 कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहां पे थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। बहुत ज्यादा उलझिएगा मत, बस इतना मानिएगा कि जिसने पैसा लगाया है वो तो नियंत्रण करना चाहेगा ना कि कंपनी क्या कर रही है। और उसे राजनीतिक प्रशासनिक मैटर से क्या लेना देना? उसे राजनीतिक प्रशासनिक मैटर से कुछ नहीं लेने देना, उसे सिर्फ अपने लाभ से लेना देना है। और जब लाभ से लेना देना है तो ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे अंग्रेजी में ही नोट करिएगा, नियंत्रण मंडल बोला जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन आप ऐसे नोट करेंगे तो आपका कंफ्यूजन बहुत कम होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में, बात समझ पा रहे हैं आप? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब ब्रिटेन में है तो भारत का शासन कैसे चलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में रहते थे, स्पेशली कलकत्ता में। तो ये लोग क्या करते थे? भारत का प्रशासनिक राजनीतिक निर्णय यही लोग लेते थे और सूचना कहां देते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल रोक देता था तो ये इस निर्णय से वापस या पीछे हट जाते थे। इसका मतलब है कि बिना ब्रिटिश संसद से पूछे ये लोग कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाते थे। और इसके मूल में कौन सा संविधान काम कर रहा है? अमेरिका का संविधान। पहली बार शक्तियां पूरी तरह से स्पष्ट की जा रही हैं, विभाजित की जा रही हैं। अगला, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई।
संख्या जब ज्यादा होगी तो डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट होगा, ज्यादा लोगों के विचार आएंगे। संख्या कम होगी तो एक व्यक्ति मजबूत होगा, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल हमेशा डिसाइसिव होगा। तो कम लोगों को करने के पीछे का मतलब था कि गवर्नर जनरल का इंपावरमेंट ज्यादा करना था, बढ़ाना था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद को यह चाहिए था कि अभी भारत पर नियंत्रण लंबे समय तक किया जा सके। ठीक है। मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसियों में भी गवर्नर जनरल की स्थापना कर दी गई। ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल में गवर्नर जनरल को प्राथमिकता दी गई। ठीक है। यह है पिट्स इंडिया एक्ट का प्रावधान। तो ये बात लगभग आपके समझ में आ गई होगी। सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियों में गवर्नर जनरल को ज्यादा इंपावर किया गया। आता है 1786 का एक्ट, 1786। अब गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश के बीच में अगर टकराव होता है तो उनकी शक्तियों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया, पहला। दूसरा, गवर्नर जनरल किसी भी मुद्दे को वीटो कर सकता था, किसी भी मुद्दे को, चाहे उसकी परिषद ने ही उसके खिलाफ कोई मुद्दा प्रस्तुत किया हो, अगर गवर्नर जनरल उससे सहमत नहीं है तो वो सभी विषयों को क्या कर सकता था? वीटो कर सकता था। इस बात को सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कि अगर टकराव गवर्नर जनरल का सर्वोच्च न्यायालय और उसकी परिषद से भी होता है तो वो क्या करेगा? तो एक छोटा सा संशोधन विधेयक लाया गया था, अमेंडमेंट एक्ट 1786, जिसमें प्रावधान कर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय और अगर उसकी परिषद से भी गवर्नर जनरल का टकराव होता है तो वो वीटो कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे विषयों को भारतीय संसद ने क्या कर दिया है? न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर दिया है, नवी अनुसूची में डाल करके। ठीक। अब आता है चार्टर एक्ट। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार चार्टर एक्ट कब आया? फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट वाज यूज्ड आर इशूड इन विच ईयर? तो 1793, इन 1793। हमने बताया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद रेगुलेशन से रूल बनाने की तरफ संसद बढ़ने लगी, और जब रूल बनाने की तरफ सरकार बढ़ी तो पहली बार संसद ने संज्ञान लेते हुए पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। और जब पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लिया तो पहली बार भारत के लिए एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इसी को कहा गया भारत चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1793, इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया कि कंपनी को जो लिजिटिमेसी दी गई थी वो 15 साल के लिए दी गई थी, उसे बढ़ा करके 20 साल के लिए कर दिया गया कि कंपनी भारत से अगले 20 साल तक क्या करेगी? व्यापार करेगी। ठीक। तो ये आपको पता है कि ये एक्ट सिर्फ इसलिए आया था जिससे कंपनी को अगले 20 साल तक भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। दूसरा क्या था? वीटो पावर को एज इट इज मेंटेन रखा गया। अभी भी गवर्नर जनरल क्या करेगा? किसी भी विषय को वीटो कर सकेगा। ठीक है। और इसी तरह से गवर्नर जनरल बंगाल और मद्रास में भी शक्तिशाली बना दिया गया। ठीक है। वो भी अपने क्षेत्रीय स्तर पर दिए गए सुझाव को वीटो कर सकता था। इस तरह से इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय इतिहास के परिवर्तन काल का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। हम लोग देखते हैं कि नागालैंड में एक सामान्य व्यक्ति जिसका नाम सैमुअल है, नाम अलेक्जेंडर है, एक सामान्य औरत जो रहती तो भारतीय आदिवासी रीति रिवाजों से है, लेकिन उसका नाम घसीटी बिरगेंजा है, उसका नाम रानी सैमुअल्स है। तो ऐसा क्यों है? किस कारण से है? आप हमेशा क्वेश्चंस लगाया करिए। ऐसा क्या हो गया कि 1813 में ये सारी बातें आने लगी? इसलिए कि अब भारतीयों में ये बात उठने लगी थी कि ब्रिटिश संसद भारत से टैक्स तो लेती है लेकिन भारतीयों के लिए करती क्या है? कुछ नहीं। तो भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1813 आया। भारत परिषद अधिनियम 1813 आया, और इसमें क्या प्रावधान किया गया? 1813 का जो अधिनियम था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार ब्रिटेन के क्राउन की सत्ता के डोमिनेंस को स्वीकार किया गया। फर्स्ट टाइम द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एक्सेप्टेड और ब्रिटिश क्राउन वाज एक्सेप्टेड।
अब जो भी कानून बनेंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन के निर्देश पर ही बनेंगे। एक पूरी तरह से क्लियर हो गया आपका। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि एजुकेशन को मोनोपोली को लेकर के कंपनी ही भारत में एकमात्र व्यापार करेगी, इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिमूव्ड या एबॉलिश्ड एक्सेप्टेड टू टर्म्स, केवल दो चीजों को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ट्रेड विद टी एंड चाइना, चीन और चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर के कंपनी भारत में अपने एकाधिकार को खो बैठी। अब कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1793, 20 साल पूरा हो रहा है 1813। क्या किया गया था? 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। फिर अगला अधिनियम आता है क्या? भारत परिषद अधिनियम 1813, इंडियन काउंसिल एक्ट 1813। क्या किया गया? मोनोपोली ऑफ कंपनी वाज एबॉलिश्ड, कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। कंपनी जब गिड़गिड़ाने लगी तो कहा ठीक है, चाय और चीन के साथ अभी भी आप अकेले व्यापार करेंगे, उसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी को एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार का बेसिक मतलब है जैसे चाय बेचने का अधिकार केवल मुझे है, दूसरा कोई चाय बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर कंपनसेशन लगेगा, उसे दंड दिया जाएगा। इसी को एकाधिकार कहते हैं। ठीक, अगला, पहली बार यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा को लेकर के कंपनी 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष भारत में खर्चा करेगी। कंपनी ने कहा देखो क्राउन का शासन आया है तो हम आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, वी वांटेड टू एजुकेट यू। कभी आपने अगर ध्यान से इतिहास पढ़ा हो तो याद रखिएगा, किसी भी सत्ता की स्थापना तब होती है जब वो सत्ता भारतीयों को समझ लेती है। आप अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में भारत में अनुवाद विभाग की स्थापना हुई, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। अनुवाद विभाग से क्या किया गया? पंचतंत्र का अनुवाद, रामायण का अनुवाद, गीता का अनुवाद, महाभारत का अनुवाद, भारतीय साहित्य का अनुवाद। किसमें? फारसी लैंग्वेज में, इन पर्शियन लैंग्वेज। जब अकबर समझ गया कि भारतीयों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, ये किस तरह का शासन चाहते हैं, इसलिए अकबर को महान कहा जाने लगा। अनपढ़ व्यक्ति लेकिन पढ़े लिखे काम कर रहा है, अंगूठा टेक। क्या? जब तक हम भारतीय कस्टम्स को नहीं समझेंगे तब तक हम इन पर रेगुलेट लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। बात अच्छी थी, और जब बात अच्छी थी तो कैसे इसे रेगुलेट किया जाता? रेगुलेशन के लिए एक प्रावधान किया गया था, क्या? 1 लाख रुपया वार्षिक भारतीयों के ऊपर खर्चा किया जाएगा। इसका जो नींव पड़ता है वो यही पड़ता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में, विलियम जोन्स की अध्यक्षता में। क्या हो रहा है? रामायण का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में। पीसीएस में परीक्षा किसने किया? विल्सन ने। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, जितने भी भारतीय साहित्य हैं सब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहे हैं। अब वो भारतीय कस्टम्स को समझ गए हैं, उन्हें पता है कि जब तक ये अपने साहित्य को पढ़ते रहेंगे कभी ये हमारी बात को नहीं मानेंगे, इसलिए उन्हें नए इतिहास को लिखने की आवश्यकता थी। और वो तभी हो सकता था जब वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी को भारत में स्टैब्लिश करने की स्थिति में आ पाते। तो भारतीयों से टैक्स इकट्ठा कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कब किया? 1803 में। अब इसे डोमिनेंसी ऑफ ब्रिटिश पीरियड भी बोला जाता है। ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का यह चरमोत्कर्ष है। अभी तक तो उन्होंने भारतीय राजाओं को हराया था, अब भारतीयों को हराने की बारी थी कि हम भारतीयों में कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खत्म किया जाए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खत्म करने के लिए एक एक्ट आया था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1813, 1813 का अधिनियम। शिक्षा वो माध्यम है जो हमारे रगों में बहती है, अगर ये विदेशी माध्यम से मिल रही हो तो राष्ट्र के विकास में बाधक होती है, और यही ब्रिटेन चाहता था। वो चाहता था चंद भारतीय शिक्षित हों जो अंग्रेजी में बात करें, जो हम कहें वो समझें, और दूसरे को इलिटरेट कहें, उसे अनपढ़ गंवार कह करके उपेक्षित करें, जिससे वो लंबे समय तक हमारे शासन की रीढ़ बना रहे। मैं समझा पा रहा हूं आप सबको? अगर समझा पा रहा हूं तो यही बात है। शिक्षा पे 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च किया गया। तो किसको दिया गया 1 लाख रुपया? प्राइमरी को, या विश्वविद्यालय को, या इंटर कॉलेज को, या भारतीय टीचर्स को? नो। यहीं से भारत में मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट का प्रवेश होता है। मॉन्टेसरी एंड कॉन्वेंट इंटर्ड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ 1813।
1813 के अधिनियम के द्वारा भारत में मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट का प्रवेश होता है। उन्होंने अपने शिक्षाविद, मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट कौन थे? बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे। इन लोगों ने शिक्षा की नई रणनीति ब्रिटेन में तैयार की थी। और कॉन्वेंट की एक थियरी थी कि अगर अपनी बात कोई शिक्षक नहीं समझा पा रहा है तो इसका मतलब सारी गलती उस स्टूडेंट की नहीं है, हो सकता है टीचर ही बेवकूफ हो, क्योंकि संप्रेषण का मतलब है जो दोनों तरफ समझ पैदा करे। इसलिए इसमें कहा गया कि टीचर को नाराज नहीं होना चाहिए अगर कोई बच्चे आपकी आलोचना कर रहे हैं। यही भारतीय शिक्षा के अधिकार 2006 में जाके बात स्वीकार की गई। आजादी के कितने वर्षों बाद हमने शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन पास किया। और राइट टू एजुकेशन में प्रभाव किसका? मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट का, जो ये मानते थे कि व्यक्ति को मार पीट करके नहीं, प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से पढ़ाना चाहिए। और एनसीईआरटी ने अब क्या कर दिया है कि शिक्षा वही अच्छी है जो मनोरंजक ढंग से दी जाए। इसीलिए जो मनोरंजक ढंग से पढ़ा रहा है, भले ही उसका एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो लोकप्रिय टीचर के रूप में विख्यात हो गया हो। बातें समझ में आनी चाहिए ना। अगर हम कार्लाइल के रूप में केवल लेक्चर डाले चले जा रहे हैं, आपके समझ में बात नहीं आ रही है, तो बात तो वही हुई, बात तो बेकार हो गई। बात समझ में आनी चाहिए। तो इन्होंने 1 लाख रुपया वार्षिक मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट के थ्रू भारत में भेजा। अब एजुकेशन इनके अनुसार चलने लगी। क्यों? भारतीय साहित्य को लिखा गया था किसके द्वारा? विलियम जोन्स द्वारा ट्रांसलेशन करके इसका क्या कराया गया था? अनुवाद कराया गया था। तो रामायण के नाम पर जो उन्होंने लिखा वो अब हमको पढ़ाया जाने लगा। इसीलिए तो आज हम कहने लगे ढोल गवार शूद्र पसनारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। अब जो हमारे दिमाग में बात भरी जाएगी हमको तो वही अच्छी लगेगी ना। क्यों? क्योंकि जब तक हम आपस में एक दूसरे से संघर्ष नहीं करेंगे तब तक तीसरे व्यक्ति को हमारे बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार कहां से मिलेगा? हो सकता है हमारे आपके बीच मतभेद हो, लेकिन है तो हम आपके भाई ही। इसलिए समानता, भ्रातृत्व, इनका विकास तब होगा जब हम एक दूसरे को अपना मान लेंगे, भारतीय मान लेंगे। उनसे संघर्ष का रास्ता नहीं, उनसे रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप का रास्ता चुनेंगे। समझ में बात आ रही है आपको? इस तरह से एजुकेशन इन्होंने अपने अनुसार दिया। तीसरा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि नागालैंड में भारतीय वेशभूषा में रहने वाले लोगों का नाम सैमुअल्स क्यों है, अलेक्जेंडर क्यों है, लड़कियों के नाम घसीटी क्यों है, रागनी ब्रिगेंजा क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि भारतीयों के ही नाम अंग्रेजों जैसे रखे जाने लगे? उसके लिए भी कौन सा एक्ट जिम्मेदार है? 1813 का। 1813 के एक्ट में क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरीज वर परमिटेड इन इंडिया टू एक्सपेंड देमसेल्व्स। प्रचार करने की अनुमति मिली। मान लीजिए किसी को जुकाम बुखार है, सर्दी से कांप रहा है, नागालैंड पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अशिक्षा ज्यादा थी, स्कूल इन्होंने खोल ही दिए हैं, कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी, उन एरियाज में जो ट्राइबल्स हैं जहां पढ़ाई लिखाई कम होती है, उनको एजुकेट करेंगे। तो कैसे? पहले धर्म को और फिर शिक्षा को प्रवेश दे करके। हॉस्पिटल्स भी खोलेंगे ये, नजरत हॉस्पिटल, जितने क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्या चल रहा है? पुनर्जागरण, रेनेशा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनको मार्केट चाहिए, दवाएं बना रहे हैं, कहां बेचेंगे? जो बीमार होगा वहीं तो जाएगी ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन इन इंडिया। उनकी कॉलोनी थे हम, तो यहीं पे तो प्रयोग करते। इन्होंने क्या किया? मान लीजिए जैसे रामू जा रहा है, रामू की तबीयत गड़बड़ है, बुखार से कांप रहा है, तो कोई पादरी मिला और उसने कहा क्या कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, मेरी तबीयत खराब है, बचा लो भगवान। उसने कहा इधर आओ, तुम्हारे हनुमान जी में ताकत नहीं है। या हम अल्लाह अकबर करते हुए जा रहे हैं, इधर आओ। किधर जा रहे हो? शमसुद्दीन है, वो जा रहा है, इधर आओ, हम अल्लाह मियाँ को इबादत कर रहे हैं, वो हमारी जान बख्शेगा। तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम दोनों से ज्यादा ताकत हमारे यीशु में है, ईसा मसीह में। कहा कैसे? कहा प्रे करो, प्रे टू गॉड, उससे प्रार्थना करो, और यह है पैरासीटामॉल प्रसाद, इसे खा लेना, सुबह तक यीशु तुमको ठीक कर देगा। उन्होंने पैरासीटामॉल दिया, उसका बुखार उतर आया। उसका अब विश्वास दृढ़ होने लगा कि निश्चित रूप से भय से ही धर्म का जन्म हुआ है। धर्म 2 प्रकार का होता है, इंद्रियों से चेतना का विकास। इसलिए पूरी की पूरी जो इंडियन फिलॉसफी है या वेस्टर्न फिलॉसफी है, 2 जगहों की यात्रा है। एक पदार्थ की व्याख्या, चेतना की व्याख्या।
पदार्थ की व्याख्या और चेतना की व्याख्या की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, एक कहता है कि माइंड इज नथिंग अ बंडल ऑफ गैलियल सेल्स एंड न्यूरॉन सेल्स, ये पदार्थ की व्याख्या है, दिमाग न्यूरॉन सेल और गैलियल सेल का गट्ठर है। और दूसरा कहता है माइंड इज नथिंग अ बंडल ऑफ थॉट, दिमाग विचारों के गुच्छे के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मरने के बाद न्यूरॉन सेल गैलियल सेल बेकार हो जाते हैं। चलिए इस बात को हम लोग ये समझेंगे कि यहां पे गरीबी अशिक्षा थी, इसका लाभ ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन, लालच, लोभ और भय दिखा करके किया। ईसाइयों का प्रवेश, शिक्षा का प्रवेश, इसने ब्रिटिश सत्ता को भारत में और मजबूती से स्थापित करने में मदद की। इसलिए 1813 का अधिनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला पॉइंट क्या है, डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश क्राउन फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश क्राउन का डोमिनेंस पहली बार 1813 में स्थापित हुआ। समझा पा रहा हूं मैं, यही 1813, इतना ही आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, मोर देन 35 टाइम्स ये प्रश्न आए। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं 1833 के अधिनियम। 1833 का अधिनियम, अब 1833 का अधिनियम के पीछे का मूल उद्देश्य ये था कि अब उनको पता चल गया है कि भारतीय कैसे सोचते हैं, कैसे इनके अधिकतम जो है क्षेत्र पर कब्जा किया जाए और कैसे एकीकरण की दिशा में बढ़ा जाए। तो पहला क्या हुआ, व्हिग पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में आई, व्हिग पार्टी केम इनटू द पावर इन ब्रिटेन, और उसने क्या किया, भारत में 1813 से 20 साल के लिए फिर कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। तो 1833 में पूरा हो रहा है, तो एक अधिनियम आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1833। पहला क्या किया गया, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिमूव्ड, चीन और चाय के साथ जो एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। ऑल द मोनोपोली ऑफ ईआईसी जो रिमूव्ड और एबॉलिश्ड, कंपनी के सभी एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। ब्रिटेन में रहने वाले सभी व्यापारियों को अनुमति मिल गई कि कोई भी भारत में जाकर के व्यापार कर सकता है। मैं समझा पा रहा हूं, यही 1833 का। दूसरा, कंपनी को व्यावसायिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कंपनी भारत में अब केवल राजनीतिक अथॉरिटी ही देख पाएगी। कॉमर्शियल पावर ऑफ कंपनी वाज रिमूव्ड, एबॉलिश्ड, कंपनी एक राजनीतिक संस्था बनकर के रह गई। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट यह है कि गवर्नर्स, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उनको जो संरक्षण प्राप्त था भारतीय संविधान में, ऐसे ही संरक्षण सिविल सेवकों को प्राप्त थे। आर्टिकल 3092 311 309 से लेकर के 311 तक ब्रिटिश सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त थे, लेकिन धीरे धीरे करके सरकारों ने क्या कर दिया है, उन्हें लगभग खत्म कर दिया है। इसीलिए पैट्रोनेज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टरों को संवैधानिक संरक्षण कम कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछ लिया जाएगा तो किसी के बस की बात नहीं होगी, या जो बहुत कायदे से पढ़ा होगा वही हल कर पाएगा। समझ पा रहे हैं आप, इतना ध्यान रखिएगा। और मद्रास और बंगाल में भी वैधानिक अधिकार या वैधानिक नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया। ये 1833 में हो रहा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि चौथे कानूनी सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति होती है, तो लॉर्ड मैकाले की। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया, और वो विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले। चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को रखने की अनुमति दिया गया, और सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, 4। समझा पा रहा हूं मैं। चौथा सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले। क्या था, विधि सदस्य, और क्या कहता है, मुझे मुट्ठी भर भारतीय चाहिए जो अंग्रेजी में बात करें, और ऐसे लोग ही भविष्य में चल करके ब्रिटिश सत्ता के संरक्षण में सहायक होंगे। बाद में 2 ऐसे लोग भारत में हुए, रजनीश सिंह चौधरी और दूसरे थे देवानंद साहब। देवानंद साहब 60 के दशक के सुपरस्टार हुआ करते थे। इन पे कहते हैं सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट और चश्मे पर प्रतिबंध था। भारतीय महिलाएं इनके ऊपर अपनी जान छिड़कती थी, और इनकी अंतिम इच्छा क्या थी, मेरी मृत्यु ब्रिटेन में हो, मैं भारत में अंतिम सांस नहीं लेना चाहती। इसलिए जब इनकी तबीयत खराब हुई तो इन्हें
हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से कहाँ शिफ्ट किया गया? ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि इनकी वसीयत थी और इनकी समाधि कहाँ है? ब्रिटेन में। ठीक। ऐसा क्यों होने लगा? ऐसा इसलिए होने लगा कि पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि विधि का सदस्य, और विधि का सदस्य क्या कर रहा है? कुछ चंद अंग्रेजी बोलने वालों को शिक्षा नीति अंग्रेजी में डाल दी गई। तो ये किया तो गलत इरादे से गया था, लेकिन इसने भारत के यूनिफिकेशन में बड़ी मदद की। अपने यहाँ 3000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, हर किसी को अपनी भाषा पे नाज होता था। और जब अपनी भाषा पे नाज होता है तो हम भारतीय हैं ऐसा हम सोच कब सकते हैं? जब सबकी एक कॉमन लैंग्वेज हो, और वो कॉमन लैंग्वेज बनी अंग्रेजी, जिसने भारतीयों में भारतीयों जैसी सोच को विकसित करने में परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया। तो गलत इरादे से भी किया गया काम भारतीयों के काम आया। ठीक है। और पहली बार मेरिट को सिविल सेवा में जाने का आधार माना गया। लिंग, जाति, वर्ग, स्थान, क्षेत्र विशेष को आधार बनाकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान डाला गया, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया जा सका। इसे लागू किया गया 1853 के अधिनियम में, इन 1853 एक्ट। इसलिए परीक्षा में अगर पूछा जाए कि पहली बार कब एग्जीक्यूट हुआ, तो 1853। और कब प्रावधान आया? फर्स्ट टाइम प्रोविजन वर मेड इन 1833। बात समझ में आ रही है आपको? इतना ध्यान में रखिएगा, जब भी आया ऐसा प्रश्न, कई बार आया है, तो 1853 ही आंसर होता है, 1833 कभी नहीं होता है। ये दिमाग में रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। चार्टर अधिनियम 1853, 1853। चार्टर अधिनियम 1853, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? वही 20 साल बाद फिर प्रोविजन किया गया। क्या? पहले ही मैंने लिख दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहली बार प्रावधान किया गया 1853 में, कि अब सभी नियुक्तियां प्रतियोगिता के आधार पर होंगी। नहीं तो कैसे होती थी? रजवाड़े होते थे, उन्होंने कह दिया मेरे भाई को भेज दीजिए, लंदन में वो हेलोबरी कॉलेज में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, ऐसे ही लोग भारत में सिविल सेवक बनते थे। इसीलिए एक कहावत है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और अब प्रावधान किया गया कि केवल राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। और पहला आईसीएस अधिकारी कंपटीशन के आधार पर कौन बनता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। बात समझ में आ गई? दूसरा, पहली बार बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई, उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई। ये भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर्स की संख्या क्या कर दी गई? 24 से घटा के 18 कर दी गई। साइज ऑफ डायरेक्टर्स वर मेड देम स्मॉल। तो डायरेक्टरों की संख्या क्या कर दी गई? कम कर दी गई, या साइज ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस्ड, तो कम कर दिया गया। और जब कम किया गया तो 24 से कितना? 18 किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया। ये सब हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया कि वो भारत में किसी भी राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसके नाम में संशोधन कर सकती है, उसके क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में विलय कर सकती है। तो अमेंडमेंट इन स्टेट वर इंपॉवर्ड इन कंपनी। कंपनी जब तक चाहे, ब्रिटिश संसद जब तक उसमें हस्तक्षेप न करे, तब तक भारत के किसी भी क्षेत्र को अपने अधीन में रख सकती है। ये पावर कब दिया गया? 1853 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया कि वो नए राज्यों में संशोधन कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव नियम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार था, और कंपनी को अधिकार था कि वो भारत के क्षेत्र को जब तक ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप न करे अपने अधीन रख सकते हैं। ऐसा प्रावधान था। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी 1853 की? ये भारतीयों के विषय में कानून बना रही थी और भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। ये इस एक्ट का सबसे बड़ा डार्क साइड है, बुरा पक्ष है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। अब डर क्या था? भारतीयों में असंतोष खूब बढ़ रहा था। कार्यकाल क्या है? एक सीरीज पूरी लेकर के हम आपके पास आएंगे गवर्नर जनरल्स की, दूसरी सीरीज लेकर के हम आपके पास आएंगे कांग्रेस के अधिवेशन की। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से सिमट जाएगी इन दो इवेंट्स में। फिर बहुत सारे छोटे मोटे आंदोलन हैं, जनजातीय आंदोलन है, सामाजिक सुधार हैं,
शिक्षा का विकास है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको अलग से वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। लेकिन ये दावा करते हैं कि जिस तरह से पढ़ा रहे हैं और इस हिसाब से आप किसी भी किताब को आधार बनाएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। आप मेरी वजह से फेल नहीं होंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तभी फेल होंगे। 1857 में एक क्रांति होती है, 1857। ये अलग से आपका एक वीडियो ही आएगा, 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। भारत में ही विद्रोह क्यों हुआ? जबकि विश्व में क्रांतियां हुई, भारत में विद्रोह हुआ। हम बटे हुए थे ना, अंग्रेजों ने जो चाहा वो किया और उस हिसाब से हमने रिएक्ट किया, और जब हम रिएक्ट किए तो हम बटे हुए नजर आए। बात समझ में आ रही है? 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 तक इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन किया गया तो ब्रिटिश कंपनी के शासन को भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। द रूल ऑफ ब्रिटिश कंपनी वाज एबॉलिश्ड। कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और जब कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया तो यहीं से क्या शुरू होता है? रूल ऑफ क्राउन। क्राउन का शासन। और क्राउन का जो शासन है उसमें पहला क्या किया गया? कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और क्राउन के शासन को स्टार्ट किया गया। और क्या किया गया? हमने बताया दो संस्थाएं थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन होंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उनका शेयर लगा है कंपनी में। कंपनी को तो आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन जिसका शेयर लगा है अगर उसको आपने हटा दिया तो विद्रोह नहीं करेगा। क्योंकि फॉक्स बिल के तहत हम देख चुके हैं कि भारतीय मुद्दे पर एक बार ब्रिटेन की सरकार गिर चुकी है, इसलिए इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार क्या होगी? भारत सचिव के पद का निर्माण होगा। सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट वर एस्टैब्लिश्ड। भारत सचिव के पद का निर्माण होगा जिसमें 15 सदस्य शामिल होंगे, which included 15 members in their council। भारत सचिव के पद का सृजन होगा, उसकी एक परिषद होगी, उसमें 15 लोग शामिल होंगे। और वो 15 लोग कहां से आएंगे? दे विल कम फ्रॉम बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रभावशाली लोग आएंगे ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से 8 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 7। 8 7 कितना होता है? 15। इन लोगों को कहां जगह मिल गई? भारत सचिव की परिषद में। कहने को कंपनी का शासन खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कंपनी ही भारत में शासन चला रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पीछे बैठकर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सब? यही है इसके पीछे की रेखा। समझ में आ गई बात? अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल कब कहा गया था? 1833 में। ये चीज नोट कर लीजिएगा, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये बात करेंगे। और ये यहां से संवैधानिक विकास के पहले चरण का अंत होता है और भारत के संवैधानिक इतिहास के दूसरे चरण का प्रारंभ। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वर रिमूव्ड एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर वाज स्टार्टेड। तो संवैधानिक इतिहास के पहले चरण में हम लोगों ने कंपनी के शासन को देखा, क्राउन के शासन के इतिहास को प्रारंभ करना सीखा। दूसरे चरण में हम लोग सीखेंगे कि कैसे 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम पास होता है, और इसके पीछे कौन कौन सी सत्ता काम करती है। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।